अब जब हम विकासवाद की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का बात करते हैं, तो सांख्य का जो एवोल्यूशन है वो सभी दर्शनों से एक अलग रूप में खड़ा अपने आप को पाता है। जितने भी दर्शन भारत के अंदर रहे हैं या पाश्चात्य दर्शन में रहे हैं, उन सब के मन में एक प्रश्न हमेशा से रहा है कि ये विश्व का विकास कैसे हुआ, ये विश्व कैसे विकसित हुआ है। और यही समस्या सांख्य की भी रही है। लेकिन सांख्य जब इसका उत्तर देने के लिए आता है तो वो विकासवाद के सिद्धांत से इस उत्तर को पुष्ट करने का प्रयास करता है। बाकी कोई भी धर्म हो जो आस्तिक दर्शन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, आस्तिक धर्म के अंतर्गत आते हैं, वो मानते हैं कि इस विश्व की उत्पत्ति करने वाला ईश्वर है। पर सांख्य इसके बिल्कुल विपरीत अपने आप को खड़ा रखता है। वो कहता है ईश्वर जो है ईश्वर जो है इस विश्व की उत्पत्ति का कारण नहीं है, बल्कि यह जो पूरा विश्व है यह विकास का फल है। और इस विकास की जो भूमिका है, इस विकास की में जो सहायक है इस विश्व के विकास में, वो प्रकृति है। इसीलिए सांख्य के धर्म को, सांख्य के दर्शन को हम विकासवाद का सिद्धांत के नाम से जानते हैं, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि डार्विन ने भी अपना एक एवोल्यूशन दिया है जिसको हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। पर वो डार्विन का विकासवाद और सांख्य का विकासवाद, ये दोनों क्या है और इसमें कितना अंतर है, ये हम बाद में इस पर चर्चा कर लेंगे। पर पहले हम सांख्य के विकासवाद को जरा समझ लें। सांख्य जब विश्व के विकास के संदर्भ में व्याख्या करता है तो वो दो परिवर्तनों की बात करता है। एक को वो कहता है स्वरूप परिवर्तन और एक को कहता है विरूप परिवर्तन। क्या है ये स्वरूप परिवर्तन? स्वरूप परिवर्तन का सीधा सा मतलब ये होता है कि जब प्रकृति शांत अवस्था में होती है, जब प्रकृति में कोई क्रिया नहीं होती है, जब प्रकृति बिल्कुल ही निष्क्रिय अवस्था में होती है, जब वो पुरुष से बिल्कुल दूर रहती है, जब इस तरह की अवस्था आती है तो हम कहते हैं वो प्रकृति की शांत अवस्था है। इस अवस्था में प्रकृति निर्माण नहीं कर सकती है। प्रकृति विश्व के निर्माण करने में इस अवस्था में असमर्थ होती है। लेकिन जब दूसरी तरफ हम विरूप परिवर्तन की बात करते हैं तो एक ऐसी अवस्था है जिसमें प्रकृति और पुरुष का सहयोग होता है। ये प्रकृति और पुरुष के सहयोग की अवस्था है और जब भी विरूप परिवर्तन की अवस्था आएगी तभी विश्व का निर्माण संभव हो पाएगा, क्योंकि इसी अवस्था में प्रकृति और पुरुष एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से एकाकार होते हैं। और जब भी एकाकार होगा तो प्रकृति की साम्य अवस्था भंग होगी, प्रकृति अपने गुणों को व्यक्त करेगी और इस पूरे विश्व की सृष्टि कर देगी। तो ये बात जो है सांख्य का विकासवाद के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। लेकिन सांख्य आगे कहता है कि विकास होता कैसे है, इस विकास का क्रम क्या है। इसको समझने के लिए प्रकृति को उठाता है, प्रकृति की बातों को वो लेता है। पहले वो प्रकृति को देखता है और प्रकृति के बारे में वो कहता है कि प्रकृति से बुद्धि का विकास होता है। ये जो प्रकृति है ना, ये वैसे अचेतन है। प्रकृति क्या है? अचेतन है। और इस अचेतन प्रकृति से बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि का विकास क्यों होता है? क्योंकि इससे आकर के पुरुष मिलता है। तो जब भी पुरुष आकर के मिलता है इस अचेतन प्रकृति से, तो यहाँ से क्या होगा, इसके अंदर बुद्धि का विकास होगा, जिसे सांख्य महत के नाम से भी पुकारता है। चाहे आप महत बोल लो चाहे बुद्धि बोल लो, बात एक ही है। अब ये बुद्धि का काम क्या होता है? जब हम कहते हैं बुद्धि, बुद्धि का काम क्या होता है? बुद्धि के दो काम होते हैं। पहला काम क्या होता है कि वो निर्णय लेती है। किसी भी मुद्दे पे जब आपको निर्णय लेना होता है तो आप रीजन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, तर्क बुद्धि के द्वारा ही निर्णय तक पहुंचते हैं। व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, जब भी इस बात को आप समझने का प्रयास करते हैं तो बुद्धि ही आपको रास्ता दिखाती है, बुद्धि ही गाइडिंग लाइट का काम करती है। और दूसरा चीज जो बुद्धि करती है वो अवधारणा। किसी चीज को आप जब पढ़ते हैं तो उसकी निहित बातें जो होती है, उसमें निहित अवधारणाएं जो होती है, उसको समझ कर उसकी जो प्रतिक्रिया देने का काम करती है वो भी बुद्धि ही करती है। इस प्रकार से देखें तो प्रकृति से चूंकि बुद्धि का आविष्कार हुआ तो कुछ ना कुछ अंश प्रकृति के गुण उसके अंदर भी मौजूद होंगे ही, बुद्धि के अंदर होंगे ही। क्यों? क्योंकि चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रकृति तीनों गुणों से युक्त है, प्रकृति तीनों गुणों से युक्त है, तो उसके कुछ अंश बुद्धि के अंतर्गत भी आएंगे। इसका मतलब ये है कि बुद्धि के अंदर भी गुण की स्थिति रहेगी, उसके अंदर भी गुण बने रहेंगे, कुछ स्तर पर उसके अंदर भी गुण पाए जाएंगे। तो जब भी बुद्धि के अंदर गुण होगा, और गुण कैसा होगा? जब सतुगुण होगा, जब बुद्धि के अंदर सतुगुण का प्रादुर्भाव होगा तब क्या होगा? तब आपके अंदर ज्ञान आएगा, तब आपके अंदर धर्म की प्रधानता आएगी, तब आपके अंदर वैराग्य आएगा, डिटैचमेंट आएगा, तब आपके अंदर ऐश्वर्य आएगा। तो जब आपके बुद्धि में सतुगुण की प्रधानता होगी तो इन जैसी चीजों का आपके अंदर विकास होगा। लेकिन जब बुद्धि के अंदर तमोगुण की प्रधानता होगी, जब बुद्धि के अंदर तमोगुण की प्रधानता होगी तब आपके अंदर अधर्म आएगा, आपके अंदर अज्ञान आएगा, आपके प्रति आसक्ति आएगी, आपके अंदर अटैचमेंट आएगा। अटैचमेंट का मतलब उस वस्तु से बंध जाना जो वस्तु अपने आप में असत्य है, झूठ है, उससे आप मुंह में पड़ जाएंगे उसके। तो जब ये बुद्धि आपके अंदर तमोगुण की प्रधानता को लेकर के आएगी। अब बुद्धि से आगे बढ़ते हैं। बुद्धि से जब आगे बढ़ेंगे तो बुद्धि क्या पैदा करती है? बुद्धि एक और चीज पैदा करती है। वो केवल निर्णय नहीं लेती है, वो केवल अवधारणा का निर्माण नहीं करती है। जब आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता आती है, जब आपके अंदर अवधारणा को समन्वित करने की क्षमता आती है, तो उसके साथ आपके अंदर बुद्धि में अहंकार का प्रादुर्भाव भी होता है, अहंकार का भी आविर्भाव होता है। तो अहंकार जो है वो क्या है?
वो बुद्धि का ही प्रकार है, बुद्धि का ही रूप है। बुद्धि के कारण ही आपके अंदर अहंकार है आया है। और अहंकार क्या होता है? अहंकार उसे कहते हैं जब आप किसी वस्तु को मैं समझने लगते हैं कि ये मेरा है, ये मैं हूँ। जब इस तरह की बातें आपके अंदर आएंगी तो आपके अंदर अहंकार का प्रादुर्भाव होगा। और जब आपके अंदर अहंकार आएगा उसमें क्या होता है? उसमें आप जो कि अकर्ता हैं, जो नॉन डूअर है, जो कोई काम नहीं करते हैं, अपने आप को कर्ता समझने लग जाएंगे, अपने आप को डूअर समझने लग जाएंगे। आपको लगेगा सब काम आप कर रहे हैं, जबकि आप तो पुरुष हैं, आप तो निष्क्रिय हैं, आप तो कुछ नहीं करते हैं। पुरुष तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन उसको लग क्या रहा है? क्योंकि वो अहंकार में है इसलिए लग रहा है कि ये सब मैं कर रहा हूँ। तो अहंकार आपके अंदर ये, आपके बुद्धि के अंदर ये पैदा करेगी। अब अहंकार को 3 स्तरों पर बांटा गया है। अहंकार के 3 प्रकार माने गए हैं सांख्य दर्शन के अंदर। पहला है सात्विक अहंकार, जिसको हम वैकारिक अहंकार भी कह देते हैं। दूसरा है तामसिक अहंकार, जिसे हम भूतादि अहंकार भी कह देते हैं। तीसरा है राजस अहंकार, जिसे हम तेजस अहंकार के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है ये सात्विक अहंकार? जब आपके आपके अहंकार के अंदर, आपके बुद्धि के अंदर सतोगुण की प्रधानता होगी, जब आपके बुद्धि के अंतर्गत सतोगुण की प्रधानता होगी तो वो सात्विक अहंकार कहलाएगा। और उस अवस्था में आपके अंदर 3 चीजों का प्रादुर्भाव रहेगा। पहला एक मन, दूसरा 5 ज्ञानेंद्रिया और चौथा 5 कर्मेंद्रिया। 5 ज्ञानेंद्रिया क्या होती है? आपको पता होगा, जो हमारी आंखें हैं जिसको हम चक्षु कहते हैं, फिर हमारा एक कान होता है जिसको हम श्रवणेंद्रिय कहते हैं, एक घ्राणेंद्रिय होता है जो स्मेल, जिससे कि हम किसी चीज को सूंघते हैं, फिर रसनेंद्रिय होता है सेंस ऑफ टेस्ट, और चौथा है स्पर्शनेंद्रिय जिसको हम सेंस ऑफ टच कहते हैं। ये 5 जो है ये ज्ञानेंद्रिया कहलाती है। और 5 जो कर्मेंद्रिया होती है वो होते हैं मुख, हाथ, पैर, मलद्वार और जननेंद्रिया। मुख क्या होता है? जिससे हम कोई खाना वाना खाते हैं। हाथ क्या होता है? जिससे हम किसी को पकड़ते हैं। इसके अलावा पैर क्या होता है? जिससे हम चलते हैं। मलद्वार क्या होता है? जिससे हम अपशिष्ट का उत्सर्जन करते हैं। और जननेंद्रिय क्या होता है? जिसके द्वारा हम संतान उत्पन्न करते हैं। तो ये जो 5 चीज होती हैं ये कर्मेंद्रिय कहलाती है। अब ध्यान रहे, यहाँ पे मुख, हाथ, पैर, मलद्वार या जननेंद्रिय ये कर्मेंद्रिय नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो निहित शक्ति है, जिस शक्ति से पैर चलता है, जिस शक्ति से हाथ उठता है, वो जो निहित शक्ति है ना, वो शक्तियां कर्मेंद्रिय कहलाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तामसिक अहंकार की, तो तामसिक अहंकार 2 चीजों से मिलकर के बनता है। एक बनता है 5 तन्मात्रा और दूसरा है पंच महाभूत। ये जो तामस अहंकार है ना, ये तन्मात्राओं को जन्म देता है। तन्मात्रा का मतलब होता है जो मैटर होता है ना, जो मैटर का एकदम छोटा पार्ट होता है, जो सूक्ष्म रूप होता है मैटर का। विश्व जो है आपको पता है कि मैटर से बना है, भूत से बना है, पदार्थों से बना है। जैसे हम कहते हैं ना पंच महाभूत, 5 भूतों से मिलकर के क्या बना है हमारा पूरा, जैसे आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है, इनसे मिलकर के पूरा विश्व बना है। तो ये जो तन्मात्राएं होती हैं, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी मैटर्स होते हैं, उस मैटर का जो सबसे सूक्ष्म रूप है ना, वो तन्मात्रा कहलाएगा। उसको हम एसेंस ऑफ मैटर भी कहते हैं, जो कि केंद्र में मौजूद रहेगा उस मैटर के, वो तन्मात्रा कहलाएगा। तो 5 प्रकार की ऐसी तन्मात्राएं होती हैं। एक को कहते हैं हम शब्द, एक को कहते हैं रूप, एक को कहते हैं गंध, एक को कहते हैं रस और एक को कहते हैं स्पर्श। तो ये जो 5 है, इस सब के पीछे तन्मात्रा लगा लीजिए। तो ये जो 5 तन्मात्राएं होती हैं, ये किससे पैदा होती है? ये तामसिक अहंकार से या भूतादि अहंकार से पैदा होती है। इसके अलावा इसी के साथ 5 महाभूत भी होते हैं, जिससे पूरा विश्व का निर्माण होता है। और वो कौन कौन से हैं? आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। अच्छा, एक चीज आपको इसमें नोटिस कराने वाली बात है, जो ध्यान में भी रखना है, क्योंकि जो तन्मात्राएं होती हैं ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि आप इसको प्रत्यक्ष तरीके से नहीं देख सकते हैं। जैसे कि अग्नि को अपने खुले आंखों से देखा जा सकता है, जल को देखा जा सकता है, अग्नि को अनुभव किया जा सकता है, वायु को अनुभव किया जा सकता है, आकाश को प्रत्यक्षता अनुभव किया जा सकता है और प्रत्यक्षता देखा भी जा सकता है। पर चूंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सूक्ष्म एसेंस ऑफ मैटर होते हैं, इसको प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसीलिए इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसका ज्ञान जो है केवल अनुमान से ही संभव है, इसको आप प्रत्यक्ष तरीके से परसेप्ट नहीं कर सकते हैं, प्रत्यक्ष तरीके से नहीं देख सकते हैं। तो ये जो पैदा होता है ये तामसिक अहंकार से पैदा होता है। और तीसरा जो है वो है राजस या तेजस अहंकार। इसके पास अपनी कोई शक्ति नहीं होती है। जिस प्रकार से सात्विक अहंकार के पास शक्ति है कि वो मन को पैदा करता है, 5 ज्ञानेंद्रियों की पैदा करता है, 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति करता है। जैसे कि तामसिक अहंकार के पास ये शक्ति होती है कि वो 5 तन्मात्राओं और पंच महाभूतों का आविष्कार करता है। लेकिन राजस या तेजस अहंकार, उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है। वो क्या करता है? वो केवल सात्विक और तामसिक को शक्ति प्रदान करता है। इन दोनों अहंकारों को शक्ति प्रदान करने का जो कार्य है वो कौन करता है? ये राजस अहंकार करता है। इस प्रकार से अगर आप देखें तो टोटल जो सांख्य मानता है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में 25 तत्वों से मिलकर के पूरे विश्व बना है, ऐसा ये मानता है। और ये 25 तत्व कौन कौन से हैं? तो आपने यहाँ देखा, पहला तो हो गया प्रकृति, एक, दूसरा हो गया बुद्धि, 2, तीसरा अहंकार। तो अहंकार के 3 प्रकार हो गए ना, तो 2 और 3 5 हो गए, 5 1 6 मन हो गया 6, इधर 5 ज्ञानेंद्रिय तो 11, फिर 5 कर्मेंद्रिय तो कितना हो गया 16, 5 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राएं
मैंने कहीं मिस्टेक किया है क्या? 5 तन्मात्राएं तो 21 5 26, कहीं मैंने मिस्टेक किया। चलो यहाँ पे देखते हैं, एक प्रकृति है, एक बुद्धि है, एक अहंकार है, 3 तो ये हो गए। फिर 5 5 यहाँ पर ज्ञानेंद्रियां हो गई, तो 5 और 3 8 हो गए। फिर 5 कर्मेंद्रियां हो गई, तो 8 5 13 हो गए। 13 फिर 5 तन्मात्राएं होंगी, तो 13 5 18 हो गए। इसके बाद 5 महाभूत है, तो 18 5 23 महाभूत हो गए, 5 तो 23 हो गए। एक 24 पुरुष है, और एक यहाँ राजस अहंकार जो शून्य है वो हो गया, तो ये 25 25 तो हो गया ना। हाँ 25 नहीं, एक मन भी तो है, मन, ये शून्य नहीं है, मन, ये 25 तत्वों से मिलकर के पूरा विश्व बना है, ऐसा सांख्य का विकासवाद मानता है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं सांख्य एवं डार्विन के विकासवाद के में अंतर क्या है। कई बार हम लोगों के इतिहास में भी हमें पढ़ाया जाता है कि देखो पुराने समय से जो हमारा जितना भी विज्ञान आज जहाँ तक तरक्की कर पाया है, वहाँ पहुँचने में तो हमारे शास्त्रों में पहले से वो सारी बातें लिखी गई हैं। आज के वैज्ञानिक लोग जिसको खोज रहे हैं वो तो पहले से ही हमारे शास्त्रों में बातें लिखी गई। देखिए हम आज एक क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, मतलब ये अफवाह भर है। ठीक है, कुछ चीज़ों को अगर ट्रेसेस मिल जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो चीज़ें हमारे धर्म में पहले से कही गई हैं और वैज्ञानिक जो है उसको बाद में ढूंढे तो हमारे धर्म से निकाल करके लेकर के आए। ऐसा आवश्यक नहीं है हमेशा। सांख्य जिस विकास की बात कर रहा है और डार्विन जिस विकास की बात कर रहा है वो दोनों अलग अलग होते हैं, अलग अलग है, तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जरा देखें कि सांख्य का विकासवाद क्या है और डार्विन का विकासवाद क्या है, दोनों में क्या अंतर है। सांख्य का जो विकासवाद होता है वो प्रयोजनवादी विकासवाद है। प्रयोजन का मतलब ये जो पूरा विश्व है ना, ये जो निर्मित हुआ है ना, ये एक प्रयोजन के द्वारा निर्मित हुआ है, ये टेलीलॉजिकल है, किसी उद्देश्य से निर्मित हुआ है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति ने अपने आप इसको, उसका मन हुआ और उसने बना दिया, ऐसा नहीं है। उसने जो भी किया है एक उद्देश्य के साथ किया है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरा जो सांख्य है वो विश्व के विकास का सिद्धांत है, वो पूरे विश्व के विकास की बात कर रहा है कि ये जो पूरा विश्व बना है वो किन तत्वों से मिलकर के बना है। सांख्य उस तत्व की बात कर रहा है, तो सांख्य का जो सिद्धांत है वो विश्व के विकास का सिद्धांत है। और तीसरा, सांख्य जब व्याख्या कर रहा है तो वो दार्शनिक व्याख्या कर रहा है, वो फिलोसफिकल व्याख्या कर रहा है। लेकिन जब डार्विन कर रहा है तो डार्विन प्रयोजनवादी व्याख्या नहीं कर रहा है, डार्विन यांत्रिक व्याख्या कर रहा है, मैकेनिकल व्याख्या कर रहा है, अप्रयोजनवादी व्याख्या कर रहा है। डार्विन ये कहता है ये जो पूरा संसार बना है ना, ये किसी प्रयोजन से नहीं बना, अकस्मात बन गया, अचानक से हुआ। अचानक से इस संसार के अंदर अमीबा आया और उससे बैक्टीरिया से, उस छोटे छोटे बैक्टीरिया से धीरे धीरे वैसी परिस्थितियां बनी कि जीव बनते गए और हमारा विकास हुआ। तो यहाँ जो प्रयोजन बता रहा है डार्विन, वो अप्रयोजनवाद का समर्थन लेकर के चल रहा है। लेकिन सांख्य जो है वो प्रयोजन को लेकर के चल रहा है। वो कह रहा नहीं, प्रकृति है, पुरुष है, और ये लोग जो मिल रहे हैं ना वो एक प्रयोजन के साथ मिल रहे हैं, और इसको सांख्य अचेतन प्रयोजनवाद का नाम देता है। तो हम देखेंगे क्या है आगे इसके बारे में। इसके अलावा दूसरा डार्विन का जो सिद्धांत है वो जीवधारियों के विकास का सिद्धांत है। मैंने आपको बताया कि सांख्य का सिद्धांत वो विश्व के विकास का सिद्धांत है, लेकिन जब हम डार्विन का सिद्धांत की बात करते हैं वो जीवधारियों के विकास का सिद्धांत है, वो जीवों का सिद्धांत है। वो कहता है भैया जीव पैदा हुए, और सांख्य क्या कह रहा है, सांख्य कह रहा है विश्व पैदा हुआ। तो मतलब सांख्य उसके अंदर जो भूत है, मतलब जो निर्जीव चीज है और जो सजीव चीज है, वो दोनों को समेट ले रहा है। लेकिन जब डार्विन व्याख्या कर रहा है तो वो निर्जीव चीजों को छोड़ रहा है, वो मैटर को छोड़ रहा है, वो केवल चेतन चीजों की बात कर रहा है। जबकि सांख्य चेतन और अचेतन दोनों की बात कर ले रहा है। चेतन में वो पुरुष को ले आ रहा है और अचेतन में वो प्रकृति को ले आ रहा है। इसीलिए सांख्य जब व्याख्या कर रहा है तो विश्व के विकास की व्याख्या कर रहा है, और डार्विन जब व्याख्या कर रहा है वो केवल जीव के विकास की व्याख्या कर रहा है। ये समझना जरूरी है। तीसरा, जब सांख्य का मैंने बोला वो दार्शनिक व्याख्या है, जबकि डार्विन जब व्याख्या कर रहा है वो वैज्ञानिक व्याख्या है। तो हमें दोनों का अंतर समझना है। दर्शन क्या होता है, वो तार्किक आधार पर नहीं किए जा सकते हैं। हर चीज अनुमान के आधार पर किया जाता है, हर चीज उपमान के आधार पर किया जाता है। जरूरी नहीं कि हर उपमान सही हो। उपमान से दार्शनिक व्याख्या जब भी की जाएगी वो हमेशा असंगत होगी। लेकिन जब वैज्ञानिक व्याख्या की जाती है तो वो तार्किक आधार पर की जाती है, तथ्य के आधार पर की जाती है, तथ्यगत होती है, इसलिए उसके सही होने की संभावना ज्यादा प्रबल होती है। तो डार्विन की जो व्याख्या है वो वैज्ञानिक व्याख्या है, जबकि सांख्य की जो व्याख्या है वो दार्शनिक व्याख्या है, उपमाओं के माध्यम से की गई व्याख्या है। और उपमाएं अपने आप में कभी कभी गलत भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सही हो। अनुमान अपने आप में गलत भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा अनुमान सही होंगे। जैसे कि अगर हम कहें कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग होगी, ऐसा हमेशा अनिवार्य नहीं हो सकता है। कई बार ऐसा है कि आग होगी पर धुआं नहीं होगा, गैस जलाते हैं उससे धुआं नहीं जलता है, पर आग तो तब भी होती है। तो हमेशा अनुमान सही नहीं हो सकते हैं, प्रत्यक्ष हमेशा सही नहीं हो सकता है। और जब भी दार्शनिक व्याख्या होगी वो इन्हीं प्रमाणों के आधार पर की जाएगी, प्रत्यक्ष के आधार पर, अनुमान के आधार पर, शब्द के आधार पर, उपमान के आधार पर, अर्थापत्ति के आधार पर, अनुपलब्धि के आधार पर। आपको मैंने पहले भी बताया है कि भारतीय दर्शन में 6 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं, तो उनके आधार पर ही हमेशा दार्शनिक व्याख्या होगी। डार्विन की व्याख्या इसलिए वैज्ञानिक व्याख्या के ज्यादा करीब है और ज्यादा तार्किक व्याख्या हम मानेंगे उसको। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विकासवाद के विरुद्ध बहुत सारे लोग उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा जो सांख्य ने जो विकासवाद का जो ये सिद्धांत दिया है ना, इसमें बहुत सारी कमियां हैं, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। और वो गलतियां क्या है वो जरा देखना न्याय संगत है। पहला जो गलती है, कहना कि पुरुष और प्रकृति का सहयोग
कि यहाँ पे क्या कहा गया है विरुद्ध में, मतलब आपत्ति में, कि पुरुष प्रकृति का संयोग तर्क के स्थान पर उपमाओं के माध्यम से दर्शाया गया है। एग्जाम्पल की अंधे लंगड़े की कहानी। अब मैंने आपको पढ़ाया, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था पुरुष के बारे में, तो पुरुष में मैंने आपको एक अंधे लंगड़े की कहानी बताई थी। अब यहाँ पर जब उपमा, इसको उपमा ही कहते हैं, जब आप किसी कहानी के माध्यम से किसी चीज को जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं, किसी चीज को तार्किक ठहराने का प्रयास करते हैं, तो उसको हम उपमा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंधे लंगड़े की कहानी है, इस कहानी के माध्यम से क्या किया गया है, पुरुष और प्रकृति के सहयोग को दिखाया गया है कि पुरुष और प्रकृति अंधे लंगड़े के समान होते हैं। पर यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो प्रकृति है वो अचेतन है और जो पुरुष है वो चेतन है, जबकि अंधे और लंगड़े दोनों ही चेतन है। वो दोनों में से कोई एक अचेतन नहीं है, या दोनों ही चेतन नहीं है, मतलब दोनों में से एक कोई अचेतन नहीं है, बल्कि दोनों ही चेतन है। जबकि पुरुष और प्रकृति की जब हम बात करते हैं तो पुरुष चेतन है और प्रकृति अचेतन है। इस आधार पर, अंधे लंगड़े की कहानी के आधार पर, हम पुरुष और प्रकृति की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, इसमें एक और बात ले लेने योग्य है कि जो प्रकृति होती है वो अचेतन होती है, और जो अचेतन है वो निष्क्रिय भी, जैसे पुरुष निष्क्रिय है। अगर पुरुष और प्रकृति किसी कारण से मिल भी जाते हैं, मैं मान लेता हूँ कि एक समय के लिए मिल गए, तो पुरुष तो निष्क्रिय है, और चूंकि वो निष्क्रिय है तो वो तो कभी अलग होगा ही नहीं प्रकृति से, क्योंकि उसके अंदर निष्क्रियता है, उसके अंदर डी एक्टिविटी है, उसके अंदर तो कोई भी तरह का सक्रियता एक्टिविटी है ही नहीं। तो वो कैसे प्रकृति से अलग हो पाएगा? अलग तो वही होगा जो चेतन होगा, जिसके अंदर सक्रियता होगी, उसी के अंदर ताकत होगी अलग होने की। तो जब पुरुष के अंदर ताकत ही नहीं है अलग होने की, तब जब सांख्य प्रलय की बात करता है कि पुरुष प्रकृति मिलते हैं तो उत्पत्ति होती है विश्व की, और जब पुरुष प्रकृति अलग होते हैं तो उससे प्रलय आ जाता है, विश्व का विनाश हो जाता है, तो विश्व के विनाश की तो अवधारणा ही गलत होगी, क्योंकि पुरुष तो निष्क्रिय है और निष्क्रिय चीज कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं, चेतन चीज अलग होगी। तो यहाँ पर एक जो है पॉइंट जो है आप देख सकते हैं विकासवाद के विरुद्ध में जो आक्षेप लगाए जा रहे हैं आलोचकों के द्वारा। दूसरा, विश्व की व्यवस्था की व्याख्या करने में भी असफल हो जाता है। क्यों? जब प्रकृति अचेतन है तब उससे चेतन संसार का आविर्भाव कैसे हो सकता है? जो चीज खुद अचेतन है, जिसमें कोई चेतना ही नहीं है, कोई जीवन ही नहीं है, जब वो कुछ सोच ही नहीं सकते हैं, तो उससे एक चेतन विश्व कैसे बन सकता है, जिसमें इतनी ज्यादा ऊर्जा हो, जिसके अंदर इतनी ज्यादा चेतनता हो? ये कैसे संभव हो सकता है? एक पत्थर से क्या एक व्यक्ति का निर्माण हो सकता है? क्या एक पत्थर से एक जीव का निर्माण हो सकता है? कभी संभव नहीं, क्योंकि पत्थर तो अचेतन है जबकि जीव तो चेतन है। तो जब आप कह रहे हैं प्रकृति अचेतन है, अनकॉन्शियस है, तो उससे फिर चेतन विश्व कैसे बन रहा है? ये भी एक आक्षेप जो है विकासवाद के विरुद्ध आलोचक लगाते हैं। दूसरा, इसका जो सिद्धांत है जिसको हम अचेतन प्रयोजनवाद का सिद्धांत कहते हैं, ये संदेह युक्त है। अचेतन प्रयोजनवाद का क्या मतलब है? यहाँ पे सांख्य कह रहे हैं ना कि भले ही प्रकृति अचेतन है पर उसका भी एक उद्देश्य है। अचेतन प्रयोजनवाद का मतलब क्या होता है कि भले ही प्रकृति अचेतन है लेकिन उसका भी एक उद्देश्य है। तो सब कहते हैं कैसी बात है, अचेतन चीजों का उद्देश्य कैसे हो सकता है? तो सांख्य यहाँ पे फिर उपमा लेकर के आता है, बोलता है देखो, जैसे कि एक गाय है, जब वो अपने बछड़े को देखता है तो अब उसके अंदर वात्सल्य से खुद ब खुद दूध निकल करके आ जाता है। अब दूध तो अचेतन चीज है, उसके अंदर तो चेतनता है नहीं, तो फिर वो दूध कैसे निकल आया एक सजीव चीज के लिए, एक चेतन चीज के लिए? तो एक ये बता देता है। दूसरा, कि जैसे जल है वो अचेतन है पर वो जीव के आनंद के लिए, जीव की जरूरतों की पूर्ति के लिए स्वतः बहता रहता है, वो तो अचेतन है, तो वो क्यों बह रहा है फिर? तो इस प्रकार से उपमाओं के माध्यम से जो है वो क्या कर रहा है, चीजों की व्याख्या कर रहा है। पर इसीलिए इसका अचेतन प्रयोजनवाद का सिद्धांत कहलाता है विकासवाद का सिद्धांत, सांख्य का। लेकिन यहाँ पर आलोचक कहते हैं कि ये जो तुम अचेतन प्रयोजनवाद का सिद्धांत दे रहे हो ये भी संदेह युक्त है, इसमें भी संदेह करने लायक बात है। बोला क्या संदेह करने वाली लायक बात है? तो बोला कि अचेतन वस्तु का प्रयोजन कैसे हो सकता है? जब तुम उदाहरण देते हो गाय और बछड़े का, तो वहां पर जब गाय वो चेतन चीज है और बछड़ा भी चेतन है, तो गाय के अंदर जो चेतनता है, उसके अंदर जो कॉन्शियसनेस है, उसकी वजह से, उस वात्सल्य, उस प्रेम की वजह से, एक माँ के प्रेम की वजह से दूध का उत्सर्जन होता है। तो तुम गाय की उपमा से पूरे प्रकृति की व्याख्या कैसे कर सकते हो? अचेतन वस्तु का तो कोई प्रयोजन संभव हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि वो अचेतन है, उसका कैसे कोई प्रयोजन हो सकता है, उद्देश्य हो सकता है? इसीलिए तुम्हारे अचेतन प्रयोजनवाद की अवधारणा भी संदेह युक्त है, डाउटफुल है। ये बात आलोचक कह रहे हैं विकासवाद के विरुद्ध। और चौथा, वो कह रहे हैं कि विश्व के विकास एवं प्रलय की व्याख्या भी यहाँ पे असंतोषजनक है। मैंने ऊपर में जो इस पॉइंट में बताया था विकास और प्रलय की बात, कि जब पुरुष निष्क्रिय है तो प्रकृति से कैसे मिलेगा, और अगर मिल भी जाता है तो फिर अलग क्यों होगा? तो जब अलग ही नहीं होगा तो प्रलय तो संभव ही नहीं है। तो ये शाश्वतवाद है एकदम बिल्कुल, कि अगर एक बार मिल गया तो फिर तो विकास होता ही रहेगा, कभी प्रलय की तो बात ही नहीं हो सकती। यहाँ पर आप एक तरफ कह रहे हो कि विकास भी होगा और प्रलय भी होगा, और एक तरफ दूसरी तरफ आप खुद कह रहे हो कि एक तरफ विकास भी होगा, एक तरफ प्रलय भी होगा, लेकिन दूसरी तरफ आप खुद कह रहे हो कि पुरुष निष्क्रिय है। तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है? ये कॉन्ट्राडिक्टरी, ये व्याघातक चीजें हैं, ये बात है इसमें। अब आगे हम देखते हैं किसके बारे में, हम देखते हैं बंधन और मोक्ष के बारे में, बॉन्डेज और लिबरेशन के बारे में। ये सबसे जरूरी टॉपिक।